हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करा था, जो लेसन 1 है लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड का। तो लीगल एप्टीट्यूड का हमने पहले चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें था हमने लीगल जो आर्टिकल दे रखे थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा था। हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हमने 14 पढ़ा, जिसमें इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ दिया गया था आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में ये बताया गया था प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा। अगर हम किसी की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ये नहीं हो सकता। क्लोज 2 में बताया गया था कि कोई भी किसी भी डिसेबल पर्सन को मना नहीं कर सकता कहीं जाने से, कहीं रोकने से या फिर कोई भी इंजॉयमेंट के लिए। क्लॉज 3 में बताया गया था कि स्टेट कोई भी प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बना सकता है। क्लॉज 4 में बताया था कि कोई भी स्पेशल प्रोविजन स्टेट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए बना सकता है, ओबीसी, एसटी, एससी के लिए बना सकता है। क्लॉज 5 में ये बताया गया था कि किसी भी ओबीसी, एससी या फिर एसटी पर्सन को हम एजुकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। और क्लॉज 6 में ये बताया गया था कि किसी भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए स्टेट प्रोविजन नहीं बना सकता, जैसे क्लॉज 4 और 5 में दिया गया है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा था। बात करेंगे हम सेक्शन आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 में ये बताया गया है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ मैटर इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर हम सबको क्या होगा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, किसी भी पब्लिक ऑफिस में एक एम्प्लॉयमेंट, उस एम्प्लॉयमेंट की जगह खाली है, तो उस एम्प्लॉयमेंट की जगह, एम्प्लॉय की जगह को भरने के लिए सबको बराबर खर्चा दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस कास्ट के हो तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, आप इसी के हो तो ये फॉर्म नहीं भरते, नहीं, सबको ही बराबर का हिस्सा दिया जाएगा हर एक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो बात करते हैं, बता रखा है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर टू रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट। हर एक पर्सन को, जितने भी सिटीजन है इंडिया के, उन सबको बराबर का हिस्सा मिलता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए फिर या किसी भी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस के लिए अंडर द स्टेट, मतलब अंडर द गवर्नमेंट। नाउ आर्टिकल 16 clause 2 provision discrimination against a citizen on the ground of religion, race, caste, sex, place, descent और place of birth और residence। ऐसा नहीं हो सकता कि वो रेजिडेंस कहीं रेजिडेंस के उस पे प्लेस के ऊपर, रिलीजन, रेस के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको बराबर मिलेगा, ये बोलता है आर्टिकल 16 क्लॉज 2। कुछ आर्टिकल बात करेंगे, एक्सेप्शन दे रखे हैं, जैसे हमने क्लॉज जैसे हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा, उसमें हम कुछ एक्सेप्शन पढ़ रहे थे, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6, उसमें भी एक्सेप्शन दिए हुए थे। वैसे ही हमने 16 में भी है कि कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5। एक्सेप्शन है, इसकी बात करेंगे। पहला एक्सेप्शन आर्टिकल 3, सॉरी आर्टिकल 16 क्लॉज 3 की बात करेंगे। पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ दैट in regard to class or classes of employment or appointment of an office under the government or the state or union territory under the any local or other the authority within the state or union territory resident within the state or union territory prior to such employment opportunity shall be existing qualification article clause 16 आर्टिकल 16 क्लॉज 3। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट जो है किसी भी स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। अब स्टेट जैसे बात करता हूं, असम, जैसे ये सारी चीजें अप्लाई होते हैं बैकवर्ड क्लासेस एरिया के लिए। जैसे अब बिहार के लिए बात करूं या फिर असम के, तेलंगाना के, इनकी बात करूं, अगर बिहार में कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए भर्ती निकली है, एम्प्लॉयमेंट के लिए पर्सन चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए, तो उसके लिए वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है बिहार के लोगों के लिए। ये पार्लियामेंट का हकदार है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 क्लॉज 3। क्या हो सकता है कि पार्लियामेंट बिहार के लोगों के लिए, जो बिहार में रह रहे, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं फॉर दैट एम्प्लॉयमेंट। मगर क्या शर्त क्या है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है जिन लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, उन बिहार के लोगों को तभी वो एम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं जब उनके पास वो क्वालिफिकेशन होगी जिस एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए। इसका मतलब आर्टिकल क्लॉज 16, आर्टिकल
16 क्लॉज 3 में ये बताया गया कि पार्लियामेंट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है विद इन द स्टेट फॉर द पर्सन हु आर स्टेइंग विद इन द टेरिटरी या फिर स्टेट। सिंपल, बट अपॉइंटमेंट शैल बी एसेंशियल क्वालिफिकेशन उस पर्सन के पास होनी ही चाहिए। नाउ आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की बात करता हूं मैं। अ प्रोविजन कैन बी मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और post in favor of any backward classes of the citizen which is the opinion of state is not adequately represent in the service under the state। सिंपल सी बात है कि जो कोई भी प्रोविजन बना सकते हैं क्या रिजर्वेशन किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए या पोस्ट के लिए इन फेवर के लिए। जैसे हमने देख रखा है अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट भर्ती होती है तो कुछ रिजर्वेशन कुछ बैकवर्ड क्लासेस जैसे एसटी ओबीसी इनके लिए कुछ रिजर्वेशन बने होते हैं कि वो जो रिजर्वेशन है उसमें वो बैकवर्ड क्लास के लोग ही एम्प्लॉयमेंट के लिए मिल सकता है। तो ये क्या एक्सेप्शन हुआ एक तरफ से, तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में एक्सेप्शन दे रखा है। नाउ आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए की बात करता हूं। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for reservation in the matter of promotion with the consequently sanitary or to any class or classes of post in the service under the state in favor of the scheduled caste, scheduled tribe, which in the opinion of the state are not adequately represented in service under state। सिंपल सी बात है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 भी वही बोलता है, 4A भी वही बोलता है कि गवर्नमेंट बना सकती है कोई भी रूल कोई भी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन या फिर मैटर ऑफ प्रमोशन के लिए किसी भी सोशल कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब पर्सन के लिए। नाउ अब बात करूंगा आर्टिकल 16 क्लॉज 5। A law shall not be invalid if it is provided that incumbent of the office in the connection with the affairs of any religion or denomination institution or any of the member governing body thereof shall be a person professing a particular religion belonging to a particular denomination। सिंपल सी बात है किसी भी वो इनवैलिड नहीं होगा कोई भी लॉ अगर वो किसी भी ऑफिस को दे रहा ऑफिस को मिल ऑफिस के कनेक्शन से या फिर ऑफिस जो भी कनेक्शन है वो रिलीजन का काम कर रहा है या फिर डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी का काम कर रहा है उसके लिए कोई भी इनवैलिड नहीं होगा उसका लॉ कोई भी इनवैलिड नहीं होगा। अब बात करता हूँ आर्टिकल 16 क्लॉज 6। Nothing in article shall prevent the state from making any provision for reservation of the appointment or post in favor of any economically weaker of द सिटीजन। इसमें क्या है कि कोई यहाँ पर है कि स्टेट बना सकता। अभी हमने जो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 पढ़ा था उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर्सन है सिटीजन है उनके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बन सकता जैसे क्लॉज 4 और 5 में था आर्टिकल 15 में, मगर 16 में ये बताया गया 16 में कि बन सकता है। Nothing in article shall prevent the state नहीं मना कर सकता from the making a provision reservation of appointment or reports in favor of any economically weaker section of citizen। सिंपल ना, ये था हमारा आर्टिकल 16 जो था इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बात करूंगा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो अनटचेबिलिटी है मतलब हम जो जितने भी बैकवर्ड क्लासेस के बड़े लोग उन्हें छूने से मना करते हैं तुम ये नहीं छूओगे ये नहीं सकते यहाँ नहीं जा सकते ऐसा नहीं होगा उन सबको हटाने के लिए आर्टिकल 70 लाया ये मैं बता चुका। तो अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट इज अ प्रैक्टिस एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। मना करा गया है कि अनटचेबिलिटी जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए इन इंडिया में हर एक सिटीजन सब बराबर है। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be offense punishable in the accordance with the law। सिंपल सी बात है अगर कोई भी पर्सन कह रहा है कि डिसेबिलिटी की वजह से अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को मान रहा है अगर वो अनटचेबिलिटी लेके किसी भी के डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसे ऑफेंस शैल बी पनिशेबल होगा उस ऑफेंस के लिए अनटचेबिलिटी जैसी चीजों के लिए। ना बात करता हूं आर्टिकल 18 जो है अबॉलिशन ऑफ द टाइटल। More a provision rather than the fundamental right. British government used to confer title upon the person who saw the special allegiance। वो जो टाइटल अपने ऊपर लगाते थे वो स्पेशल अलग से अलग ओहदे वाले लोग दिखते थे वो इसलिए वो हटा दिया गया आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग। मेनी पर्सन वर मेड सर राज बहादुर राय साहब नाइट एक्सेट्रा जैसे वर्ड लगाते थे अपने नाम के आगे। दिस टाइटल हैड इफेक्ट ऑफ द क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ सर्टेन पर्सन व्हिच वाज द रिगार्डेड एज सुपीरियर टू अदर। जो
ये सारे वर्ड क्या दिखाते थे कि वो इंसान अलग है दूसरों से या फिर बड़ा है, सुपीरियर है टू अदर एंड दस अफेक्ट द अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, और जो इनइक्वालिटी को दर्शाता था, इसलिए इसे अबॉलिशन ऑफ टाइटल ला गया आर्टिकल 18 के अंदर। नाउ टू डू विद दैट practice, Article 18 provide as under no title not being a military or academic distinction shall be confirmed by the state। कोई भी टाइटल, मगर कोई मिलिट्री का पर्सन है, कोई भी एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, उन्हें मिल सकता है कोई भी टाइटल। जैसे हम बात करें कंपनी सेक्रेटरी, जितने पर्सन है, कंपनी सेक्रेटरी के नाम, कंपनी सेक्रेटरी अगर कोई बनता है तो उसके नाम के आगे सीएस लगा सकता है, तो वो टाइटल हम यूज कर सकते हैं। मिलिट्री की बात करूं, जनरल, जनरल हम किसी भी पर्सन के आगे जनरल लगा के नाम लिया जाता है, वो भी लग सकता है, वो मना नहीं है। नाउ सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द एनी फ्रॉम, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है वो फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नो पर्सन हु इज a citizen, no person who is not a citizen of India shall while he hold any office or trust under the state except without the consent of president any title from the, कोई भी पर्सन अगर वो सिटीजन नहीं है इंडिया का तो वो टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम द फॉरेन स्टेट, मगर उसे क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। नाउ no person any holding any office of profit trust under state without the consent of the constitution of the government, consent of the president except any present illuminate or office of any kind from the under state। अगर कोई भी और भी टाइटल है तो उसे सबसे पहले सिंपल सी बात है, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे सबसे पहले प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना ही पड़ेगा। ये बता रखा आर्टिकल 15। अभी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 फ्रीडम, ये है आर्टिकल 19। ये यहां से स्टार्ट हो गया है, ये रहा 6 फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। 6 फ्रीडम दी जाती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1। अब वो फ्रीडम क्या है वो भी ऊपर वही दे रखा है, नीचे पढ़ लेते हैं, सिंपल सी बात है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू सिटीजन ऑफ इंडिया 6 फ्रीडम। क्या फ्रीडम है इसकी बात करता हूँ। ये फ्रीडम नेमली का मतलब एक वर्ड होता है लॉ में, इसका मतलब जो ये 6 फ्रीडम हमने मिले हुए हैं, जो 6 फ्रीडम हमें मिले हुए हैं, यही फ्रीडम होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है जितने हैं उतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो नेमली का मतलब आर्टिकल 19 क्लोज 1 में ये बताया गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे पास फ्रीडम है कि हम बोल सके या फिर अपने वर्डों को एक्सप्रेस कर सके। असेंबली पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, हम कहीं भी अपने असेंबली मतलब दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, मगर शर्त क्या है कि वो जो असेंबली होगा वो विदाउट आर्म्स, कोई हथियार नहीं होनी चाहिए, कोई बंदूक नहीं होनी चाहिए, कोई चाकू, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए ना। फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और यूनियन, हम कोई भी एसोसिएशन या फिर यूनियन बना सकते हैं, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में मिला है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम कहीं भी जा सकते हैं इंडिया में, कहीं भी किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, हमें कोई मना नहीं है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। नाउ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम किसी भी टेरिटरी में किसी भी स्टेट में कहीं भी रह सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। सर्टन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के हम कहीं भी रह सकते हैं ना। एफ की बात करूं, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, हम कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। ये सारे हमारे क्या है, फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर। अगर बात करो क्वेश्चन की तो इसमें क्या हो सकता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर कौन कौन से फ्रीडम हमें मिल रखे हैं, 6 फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स, फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और यूनियन, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, reside and settle in any part of territory of India and practice any profession to carry out any occupation or trade or business in India, कोई मना नहीं है, ये हमारे पास राइट है या फिर 6 फ्रीडम है। Now these freedom are those great and basic right which are recognized as a natural right inherited in the status of citizen. At the time, none of these freedom is absolute, but the reasonable restriction is specified under clause 2 to 6 आर्टिकल 19। ये सारे फ्रीडम आपको मिल तो सकते हैं मगर सर्टन रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2
टू 6 दे रखा है। बात करता हूँ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये बात करते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। The restriction can be imposed by law and not by purely executive order issued under the statute. कोई भी लॉ के द्वारा कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करा जा सकता है, मगर एक्सिक्यूटिव ऑर्डर नहीं होना चाहिए। जो एक्सिक्यूटिव ऑर्डर होते हैं वो नहीं होनी चाहिए, मगर हाँ कोई भी लॉ के द्वारा इम्पोज करा जा सकता है। जैसे कोई ऑर्डर कोड दे देता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं हो सकता। लॉ खुद देगा रिस्ट्रिक्शन, तब हम उसकी बात मानेंगे ना। ये था हमारा रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल, और जो रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है वो रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई भी कैसा भी रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, नहीं, उस रिस्ट्रिक्शन के पीछे कोई रीजन जरूर होना चाहिए, और रीजन बिल्कुल जायज होना चाहिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण होना चाहिए, ऐसा वैसा रीजन नहीं होना चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल। द रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी इम्पोज फॉर अचीविंग वन और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई द रिस्पेक्टिव क्लॉज। जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, किसी भी रिस्ट्रिक्शन लगाए वो इन चीजों के लिए ही लगाया गया हो और किसी से, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के लिए लगाया हो, असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स के लिए लगाया हो, मूव फ्रीली, रिजाइड सेटल, इन सब के लिए चीजों में के लिए ही लगा होना चाहिए। नाउ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 specify the limit up to which the freedom of speech and expression may be restricted. It enables to legislature to impose by law reasonable restriction on the freedom of speech and the expression under the following head. जब कोई भी गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर इम्पोज कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, किसके ऊपर? फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। अब वो कौन कौन से कब कब लगा सकता है, तब मैं बताता हूँ कब लगा सकता है। जब कोई फ्रीडम या फिर एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन, आप कोई ऐसा वर्ड बोल रहे हो या फिर एक्सप्रेशन दे रहे हो जिससे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को नुकसान हो रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को नुकसान हो रहा है, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट को नुकसान हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर को, डिसेंट मोरालिटी, कंटेम्प्ट टू कोर्ट, डिफेमेशन और इंसेंटमेंट ऑफ द ऑफिस, ये सब चीज को अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो लॉ लेजिस्लेचर क्या कर सकता है? कोई भी इंपोज कर सकता है बाय द लॉ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 क्लॉज 2। नाउ बात करते हैं आगे। आगे क्या? आगे तो यही दे रखा है, बस इतने ही में खत्म कर रखा है इन लोगों ने। आगे भी अभी बहुत क्लोज है। इसमें भी अगर बात करें तो आर्टिकल 19 2 3 4 5 इसमें 6 इन सब दे रखा है, मगर आपके सिलेबस में इतना ही है, आपके लिए इतना ही काफी है। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक बार और पढ़ लेते हैं। सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, security of a state, friendly relation with the foreign state, public order, decency or morality, contempt of the court, defamation or incitement of the offense। इन सब चीजों के लिए अगर हानिकारक है तो इन सब चीजों के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। नाउ आर्टिकल 21 की बात करता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको ये तो पता ही होगा कि अगर कोई अपने आप में अगर सुसाइड करता है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी पनिशेबल होता है वो, अगर बच जाता है तो। तो वही इसमें भी यही बता रखा, आर्टिकल 21 में बता रखा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ हमारी जो लाइफ है उसके लिए और पर्सनल लिबर्टी के लिए ना। तो कन्फर्म ऑन एनी कन्फर on every person the fundamental right to life and liberty. It says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. कोई पर्सन अपनी लाइफ को डिप्राइव नहीं कर, मतलब खत्म नहीं कर सकता, या फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी को खराब नहीं हो सकता जब तक उसे उसको किसी भी प्रोसीजर के द्वारा नहीं करा जाए। जैसे इंडियन पिनल कोड की बात करूं तो किसी भी पर्सन को अगर कोई चोरी करता है, सिक्का मर्डर करता है, फिर या जो कॉइन होते हैं उनमें चेंजेस करता है, नकली नोटे बनाता है, इन सब के लिए उसे डेथ की इम्प्रिजमेंट दी जाती है। तो जो डेथ की इम्प्रिजमेंट दी जाती है वो अकॉर्डिंग टू लॉ दी जाती है, उसके अलावा और कोई भी किसी भी द्वारा किसी भी पर्सन को उसके लाइफ से डेथ की इम्प्रिजमेंट नहीं, डेथ की पनिशेबल नहीं दिया जा सकता। तो वही बोल रखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस स्टेबलाइज्ड बाय द लॉ। सो आर्टिकल 21 ये बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब कुछ ये लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या, उसकी बात हम करेंगे।
नाउ राइट ऑफ लाइफ इंक्लूड, राइट ऑफ लाइफ क्या इंक्लूड करता है? इंक्लूड दोस थिंग विच मेक लाइफ मीनिंगफुल, विच मेक लाइफ मीनिंगफुल। ये लाइफ जो है, राइट टू लाइफ हमें अगर मिला है तो उसमें क्या चीज होगा जो राइट टू लाइफ कहा जाएगा? अब राइट टू लाइफ इंक्लूड दोस थिंग विच लाइफ मीनिंगफुल, वो चीज इंक्लूड करी जाएगी जिससे लाइफ मीनिंगफुल कहलाएगी ना। द राइट टू लाइफ इन इंसिडेंट इन आर्टिकल 21 गारंटी टू राइट टू लीड विद ह्यूमन डिग्निटी। हम ह्यूमन जो जी सकते हैं ह्यूमन डिग्निटी के साथ, वो हमारी राइट है। राइट टू लिव फ्रीडम एंड फ्रॉम द नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये भी हमारे राइट टू लिव, राइट टू लाइफ है, इज अ फंडामेंटल राइट। ना नॉइज पॉल्यूशन बियॉन्ड परमिशनल लिमिट इज इनरोड इनटू द राइट। हम नहीं चाहते कि हमारी जो नॉइज पॉल्यूशन ना हो, ये हमारी राइट टू लाइफ है। उसी में ये भी है कि परमिशेबल जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन वो भी परमिशन लिमिट तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, ये भी हमारी राइट टू लाइफ है ना। सतवंत सिंह अभय वर्सेस एपीओ न्यू दिल्ली एआईआर 1967 में इट वाज हेल्ड दैट राइट टू ट्रैवल इज इंक्लूड विद द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। अब यहाँ था राइट टू लाइफ, यहाँ था राइट टू लाइफ, यहाँ है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। अब इसमें क्या है, पर्सनल लिबर्टी में ये इंक्लूड करा गया कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी है क्या। राइट टू पर्सनल लिबर्टी में इन द केस ऑफ सतवंत सिंह है वर्सेस एपीओ न्यू दिल्ली 1967 में इंक्लूड करा गया। इट वाज हेल्ड दैट राइट टू ट्रैवल विद इन द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं कहीं भी तो ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है। Therefore, no person can be deprived his right to travel except according to procedure. कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को ट्रैवल करने से मना नहीं कर सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। Now, since a passport is essential for the enjoyment of the right, the denial of the passport amount to deprivation of the person's liberty in the absence of any procedure prescribed by the law for the land sustaining a refusal of passport to person. Its refusal amount to an authorization deprivation of person liberty granted Article 20। सिंपल सी बात है, 21 में यही बताया गया है, इस चीज में यही बताया गया है कि आपको जो राइट टू ट्रैवल है वो मिल तो सकता है, मगर उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। अब पासपोर्ट ना बने तो इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट या फिर कुछ अमाउंट आप पे नहीं कर पा रहे, तो इससे ये नहीं होगा कि आप हम उसकी राइट टू पर्सन, आपकी राइट टू पर्सन लिबर्टी को हानिकारक या फिर रोक रहे हैं। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी में क्या आता है, राइट टू ट्रैवल, राइट टू ट्रैवल ना। प्रोसीजर स्टेबलाइज ब्रो, हर जगह हमने पढ़ा कि प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय द लॉ। अब ये प्रोसीजर जो स्टेबलाइज बाय लॉ है उसका मतलब भी पढ़ लेते हैं। द प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ मींस द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द स्टैच्यू और प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द लॉ ऑफ द स्टेट। जितने भी हमारे लॉ ऑफ स्टेट है, हमने सिविल प्रोसीजर कोड पर, सिविल प्रोसीजर कोड है, आईपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, बहुत सारे एक्ट हैं जो बताते हैं कि किसी भी पर्सन के राइट को कैसा रोका जाए या फिर कैसे रोक सकते हैं। तो वो सारी चीजें बता रखी हैं, वो सारी चीजें जो उनमें जितने भी प्रोसेस दे रखे हैं वो हमारे प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय द लॉ होता है ना। ये था हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्लॉज, आर्टिकल 21A, Constitution India, the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 and in such manner as state may by the law determine। सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20A, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A, इसमें यह बताया गया कि जितने भी 6 से 14 ईयर के बच्चे हैं उन्हें राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन दिया जाएगा। अब राइट टू एजुकेशन वो भी है कि इन्हें फ्री मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेट, या फिर स्टेट अपने तरीके बना सकती है कि उन्हें एजुकेशन कैसे मिलेगा। इसमें एक ही मिसिंग है, वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में ये है प्रिवेंशन डिटेंशन। अब इसमें प्रिवेंशन डिटेंशन मतलब ये बताया गया है आर्टिकल 22 में कि किसी भी पर्सन को हम जो डिटेंशन मतलब पुलिस के कस्टडी में नहीं रख सकते या कैसे रख सकते, ये बताया गया। सिंपल सी बात है, एक मैं बता दे रहा हूं आपको कि किसी भी पर्सन को हम 24 घंटे से ज्यादा किसी भी डिटेंशन में नहीं रख सकते एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम 24 घंटे से ज्यादा किसी पर्सन को रख सकते हैं, नहीं तो हमें नहीं रखना पड़ता। ये है प्रिवेंशन डिटेंशन जो आर्टिकल 22 में दिया हुआ है। यहाँ पर नहीं दिया, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। अब बात करूंगा आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन।
According to Article 23, Constitution of India, tariff a human being and beggar and other similar form of forced labor are prohibited. सिंपल सी बात है, ये बता रखा है टैरिफ इन ह्यूमन बीइंग एंड द बैगर। अब टैरिफ मतलब होता है कि ट्रेड करना ह्यूमन का, ट्रेड या फिर बिजनेस करना ह्यूमन का, ये मना करा गया है। और बैगर का मतलब उनकी वॉलेंट्री, अगर हम किसी भी पर्सन को बिना उनकी सहमति, उनके कंसेंट के द्वारा काम करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, और जो उनकी सैलरी है उसकी मतलब सैलरी जितना काम कर रहा है उससे कम दे रहे हैं, उसे हम बैगर के डेफिनेशन में अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड कर रखे हैं। तो यहाँ पर मना करा गया है कि according to Article 23, Constitution, tariff in human being and the beggar and other similar form of forced labor are prohibited. मना करा गया है ये सारी चीजें। मगर अगर कोई भी कॉन्ट्रवेंशन करता है आर्टिकल 23 का, शैल बी पनिशेबल ऑफेंस, पनिशेबल अकॉर्डिंग विद द law. Further, as per Article 24 of the Constitution, no child below the age of the 14 years shall be employed to work in any factory, mine or engage other hazardous employment. कोई भी 14 साल से कम का बच्चा, 14 साल से कम का बच्चा किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, किसी भी माइन में काम नहीं कर सकता, या जहां हानिकारक केमिकल बनता हो वहां काम नहीं कर सकता। ये हमारा आर्टिकल 24। ना 23, 24। अब बात करते हैं आर्टिकल 25, 26, 27, 28। 25 में क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। हम कोई भी रिलीजन हम अपना सकते हैं, किसी की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है। ये हमारे पास फ्रीडम है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, हम अपना कोई भी फ्रीडम अफेयर्स, रिलीजन अफेयर्स मतलब काम का जो भी है वो हम अपना मैनेज कर सकते हैं, कोई ऐसा मना नहीं है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, जितने भी पर्टिकुलर रिलीजन मंदिर है, जैसे मंदिर है, उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो ये इन सब चीजों से फ्रीडम है ना। फ्रीडम एज टू attendance at the religion instruction or the religion worship in the certain educational institute, ऐसा सारा चीज फ्रीडम है कि हम कोई भी पूजा कर सकते हैं, कोई भी अटेंडेंस ले सकते हैं, ये सारी हमारी फ्रीडम दे रखी है। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये बता रखा है ना। तो हमारे लिए इतना काफी। अब आर्टिकल 32, 31 सिंपल से बता रखा था, राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ से हटा दी गई है। बात करते हैं आर्टिकल सीधा 22 की, ग्रांटेड टू इन्फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इट रेमेडियल एंड नॉट सब्सटेंसिव इन द नेचर। ये हमारे पास रेमेडी है, ये नहीं कि आप हर चीज होगा तो चल दिए, ऐसा नहीं है। ये हमारे पास रेमेडी है, राइट नहीं रेमेडी है। अब रेमेडी की बात करूं तो जैसे अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, जैसे आपको राइट टू एजुकेशन नहीं मिलता, राइट टू फ्रीडम नहीं मिलता, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ नहीं मिलता, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ नहीं मिलता, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास रिट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। ये था हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के संग अगर एक और बात करूं तो आर्टिकल 226 में भी ये बताया रखा है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है, रेमेडियल कुछ उसमें भी दे रखे हैं। नाउ अगेन, rest of article 33 to 35 related to supplementary matter and do not create a guarantee or any right. Therefore, we will discuss article 32 first and then rest of article 33 to 35 briefly. अब रेमेडियल की बात करूं, जो आर्टिकल 32 है, इट इज अ कार्डियल प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दैट वर देयर इज अ राइट इज अ रेमेडी। सिंपल सी बात है कि ये वर्ड भी आ सकता है हमारे यू बी जस्ट ई बी रेमेडियल। अब ये बताया गया है, इसका मतलब होता है कि where there is a right, where there is a right there will be there is a remedy। जहां आपके पास राइट होगा वहां आपकी रेमेडी जरूर होगी, मतलब जहां राइट है वहां आपका उपचार भी जरूर होगा। ये है, ये वर्ड निकाला गया है, एक मैक्सिम है, मैक्सिम है, यू बी जस्ट ए बी रेमेडियम। And if the right are given without there being a remedy for their enforcement, they are for no use। अगर कोई भी राइट दी गई है बिना रेमेडी के तो वो उसका कोई भी यूज नहीं है। While the remedy are available in the constitution under the ordinary law, Article 32 makes it fundamental right that person whose fundamental are violate as the right to move the Supreme Court।
जैसे मैंने बताया कि अगर किसी भी पर्सन की राइट का उल्लंघन होता है तो वो जा सकता है सीधा सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, कि उनका फंडामेंटल राइट के उल्लंघन हुआ है. इट इज रियली अ रीचिंग प्रोविजन इन द सेंस दैट पर्सन नीड नॉट फर्स्ट एग्जॉस्ट द ऑर्डर रेमेडी देन द सुप्रीम कोर्ट. On the other hand, he can directly raise the matter before the highest court of the land, and the Supreme Court is empowered to issue direction or order or writ in nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, covenant, sorcery. अब ये सारे हमारे रिट हैं, ये सारे हमारे रिट हैं जो जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास सीधा इस रिट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं. Now, which appropriate for the right violation has been alleged. This power of the Supreme Court issue direction, etc., may also be assigned to other court by the Parliament without affecting provision of the. अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि इन सारे जितने भी उल्लंघन हो रहे हैं उनका रेमेडी देगा, उपचार देगा. अगर वो नहीं कर सकता है तो अगर वो कर सकता है मगर वो क्या कर सकता है कि वो अपने पावर जो है वो किसी और भी कोर्ट को असाइन मतलब दे सकता है ना. ये था हमारी रेमेडी. अब बात करता हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. जैसा मैंने बताया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यही है कि अगर गवर्नेंस प्रेसिडेंट है कोई भी लॉ बनाते हैं तो इन सब स्टेट पॉलिसी जो भी प्रिंसिपल है उन सबको फॉलो करना पड़ेगा. तो सब कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स constituted by the Constitutional Assembly suggests two types of fundamental right, which can be enforceable in the court of law, and the other, which is because of their differentness, cannot be enforceable of the law. सिंपल सी बात है, जो आर्टिकल जो पार्ट 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट दे रखे वो इन्फोर्सेबल है. इसका मतलब अगर उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, मगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते. ये रहे पार्ट 4 में. The later on, however, the former were put under the head Fundamental Right Part 3, which have been already discussed, and the latter we put separately Part 4 जो बता रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसमें Part 4 of the Constitution under the heading Directive Principle of the State Policy, which are discussed following page. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से इंक्लूड होते हैं. आर्टिकल इंक्लूड पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 to 51 contains certain directive principles which are guideline. क्या है ये सारी चीजें गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू लीड द कंट्री. हमें कंट्री कैसे चलानी है ये बता रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आर्टिकल 36 से 51 तक. नाउ Article 70 provide that the provision contained in the part 1 shall not be enforceable by any court. सिंपल सी बात है ये enforceable नहीं है. अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते. But the principle therein laid down are nevertheless but fundamental in the governance of country, and it shall be the duty of state apply this principle in making law. और सेकंड ये बताया गया कि जितने भी फंडामेंटल इनमें दे रखा है हर एक गवर्नेंस ऑफ कंट्री हर एक कंट्री का काम है कि वो उनको गवर्न करे और कोई भी लॉ बनाता है तो उसको ध्यान देते हुए ही लॉ बनाए. However, the different from the fundamental right contained in part 3 of the Constitution, ordinary law land in the following respect. क्या क्या है. डायरेक्टिव आर नॉट इन्फोर्सेबल. सिंपल सी बात है ये इन्फोर्सेबल नहीं है. डायरेक्टली रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंट बाय द लेजिस्लेचर एंड सो लॉन्ग एज देयर इज नो लॉ कैरिंग आउट ऑफ द पॉलिसी लेड डाउन. जब भी कोई भी इम्प्लीमेंट बनता है कोई भी लॉ बना जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा तो ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देखते हुए चलेंगे. Neither the state nor the individual can violate any of the existing law. The directives are per se do not confirm upon or take away legislative power from the appropriate legislature. Court cannot declare any law as void ground of the contravention any of the directive principles. The court are not competent to compel the government to carry out directive principle. Thought it is the duty of the state to implement the directive principle. सिंपल से यही बताया गया है कि सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर कोई भी वॉलेट होता है तो कोर्ट इस पर ऑर्डर नहीं कर सकता. कोर्ट कोई भी वो नहीं कर सकता. तो आज के लिए इतना ही काफी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको समझ आ जाए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.